हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम अपनी मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने मॉडल पेपर नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। और बात करें अपने इस पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है आप लोगों को, तो वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। अब बात करें, इससे पहले 2 मॉडल पेपर्स और पढ़ाए जा चुके हैं सर, वो हमने नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आज की इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसके बाद में आप लोगों को वीडियो शुरू करना है ताकि आपको अपना पेपर समझने में कोई कठिनाई ना आए। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपना मॉडल पेपर नंबर 3 है वो पढ़ने वाले हैं। सर कहाँ पे है? तो ये अपना मॉडल पेपर नंबर 3 है, वो आज हम बिल्कुल कहते हैं ना एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने पीछे वाली क्लासेज में समझाया आप लोगों को 2 मॉडल पेपर, और मैंने ये बता दिया है कि अपने जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपका सपना पूरा करने वाले हैं। भाई कौन सा सपना सर? आप लोगों का जो सपना है ना 80 आउट ऑफ 80, ये सपना मेरे मॉडल पेपर्स आपका कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पेपर को बिल्कुल आसान भाषा से मैं समझाते चलता हूँ। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय इतना लगेगा, इतना होने वाला है, पूर्णांक कितने का होने वाला है। मैंने ये आप लोगों को बता दिया है कि कितना से कौन सा सेक्शन कितने अंक का होने वाला है। तो आज हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। डायरेक्ट बात करें तो सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए है वो आपके पास रीडिंग पार्ट है। सर रीडिंग में क्या होता है? तो मैंने अपनी पीछे की क्लास में भी समझाया था, 2 पैराग्राफ होने वाले हैं, है ना। 2 पैराग्राफ होंगे, पहला आप लोगों के पास 9 अंक का होने वाला है। इसकी बात करें तो इसमें आपको 100 टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। भाई देखो, मैंने पैराग्राफ है, अनसीन जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल शानदार बनाए हैं। हो सकता है इन्हीं में से आ जाए, और नहीं भी आए तो मैं पैराग्राफ की तो गारंटी लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि पैराग्राफ देखो किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस और ग्रामर उसकी गारंटी मेरी है। तो बस ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस आप लोग कर भी सकते हो आसान भाषा में। तो ये आप लोगों ने पेपर डाउनलोड कर लिया है, ये मैंने एआई से संबंधित बनाया भी, क्योंकि आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है एआई। तो मैंने सोचा चलो एआई पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और एआई पे पैराग्राफ लेंगे तो आपको ये सॉल्व कर लेना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है। और इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस है ये रहे आप लोगों के पास, है ना। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, आपको सोल्वर जो पेपर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अब ये हो गया अपने पास पैराग्राफ फर्स्ट। इसके बाद में पैराग्राफ नंबर 2 की बात करें तो इसमें आएंगे आपके पास 6 क्वेश्चंस, और ये मैंने लिया है बिल्कुल मॉडर्न टाइप्स की बात करें तो सोशल मीडिया से संबंधित है, तो ये भी बढ़िया है। तो अपने कहने का मतलब है जो पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ ना बहुत ही शानदार पैराग्राफ है, इनको हल करोगे तो भी अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको ध्यान में रखनी है। पैराग्राफ आपको सोल्व करना है, और इस पैराग्राफ के क्वेश्चन ये रहे। यह दोनों पैराग्राफ मैंने बता दिए हैं, दोनों पैराग्राफ बढ़िया तरीके के हो सकते हैं रे, और मिल जाए ये भी आप लोगों को, है ना, हो सकता है रे, मैं तो थोड़ा सा ज्ञाता हुई। अब बात करते हैं अपने सेक्शन बी में। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आते हैं आपके पास रिटन वर्क, राइटिंग वर्क जिसको अपन कहते हैं। इसमें आपके पास क्या हो सकता है? नोटिस हो सकता है, इसमें आपके पास एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, इसमें अपने पास क्या है इन्विटेशंस हो सकते हैं, यानी सारे लेटर वगैरह रिपोर्ट वगैरह वो सेक्शन बी में आता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किसके बारे में होने वाला है? तो अटेम्प्ट एनी वन, यानी कहने का मतलब 2 आएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपके पास मैं बता देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, नोटिस हो सकता है, इनविटेशन हो सकता है, यानी कुछ हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन तीनों में से मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बना दिए हैं आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें आज के इस पेपर में मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है। इसमें आज की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है? एज द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, यानी स्कूल मैगजीन से संबंधित है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब है छात्रों से आपको स्कूल की मैगजीन के लिए क्या लेनी है? कोई आर्टिकल लेना है।
कोई स्टोरी लेनी है, उसके लिए बच्चों को इन्फॉर्म करना है। तो देखो, मैंने बिल्कुल आप लोगों को नोटिस का पैटर्न समझा दिया है, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता देता हूँ, अगर इससे संबंधित आ जाए तो आप अपने सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखते हो नोटिस में जहाँ पे आप नोटिस चिपकाते हो। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नवलगढ़, ये मैंने अपने पास स्थान बनाया है। आपके पास स्कूल का नाम चेंज हो गया, आपके पास पंचायत का नाम आ गया, आप बैंक के कर्मचारी हो तो बैंक का नाम लिखो, आप कहीं कुछ अपने पास विभाग में अलग में हो तो उस विभाग का नाम लिखो। कहने का मतलब है जहाँ पे आपको लगाना है, मोस्टली हमसे स्कूल के बारे में पूछेगा तो हम स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में इस तरफ आपको डेट लिखनी है नोटिस के। अब आप कहोगे सर डेट कौन सी लिखें? जो डेट आपके दिमाग में आ रही है, आप अपनी एग्जाम की डेट लिखो। जैसे 12th अपने पास क्या है, 12 फरवरी 2026 लिख दिया मैंने। इसके बाद में नोटिस लिखो, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखो, अंडरलाइन करो इसको। इसके बाद में आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें है ऑल द लिखना भाई, यहाँ पे All the students are informed that our school is going to publish its annual magazine प्रगति। प्रगति अपने पास उसका नाम है, कोई भी नाम हो सकता है मैगजीन का, तो वो लिख देना है। नेक्स्ट मंथ स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर ओरिजिनल आर्टिकल्स, पोएम्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड स्केचेज। प्लीज सबमिट योर एंट्रीज टू द अंडरसाइंड और योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर बाय जनवरी 30। अच्छा, ये देखो डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। अगर आप आज नोटिस चिपका रहे हो तो जो आप काम मंगवा रहे हो, है ना, जो कार्य मंगवा रहे हो वो उसके बाद की डेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेट है वो अपने पास क्या कर देते हैं, थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर ये तो आपके पास बाद की डेट है, ये पहले की डेट है, तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ 2026। हाँ, कंटेंट मस्ट बी ओरिजिनल एंड द क्लियरली रिटन विथ योर नेम एंड क्लास, ये हो जाता है। इसके बाद में राहुल शर्मा जो आपका नाम है वो लिखो और एडिटर स्कूल मैगजीन कर दो, आपका नोटिस तैयार हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें समस्या आने वाली है। इसके अथवा के वाला की बात करें तो राइट आउट ए मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर फॉर द सुटेबल मैच फॉर योर डॉटर। यानी कहने का मतलब है आपको अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढना है, और दूल्हा ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेल स्टेटस, वेल जॉब वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, व्यवसाय नहीं चाहिए, है ना, ये होता है। चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट भी आपको किस तरीके से, इस तरीके से बॉक्स में लिखनी है, लिखने का तरीका मैंने बता रखा है। और इसमें आपके पास किसी भी तरीके की हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ भाई। अब आपको यहाँ पे चाहिए ग्रूम वांटेड, वहाँ पे आ गया ब्राइड वांटेड, है ना, हो सकता है। तो वो ब्राइड वांटेड में अपनी अलग जो मेगा क्लास है ना अपनी, उसमें समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो ग्रूम वांटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जैन गर्ल, है ना, लड़की के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको जिसके लिए चाहिए ना उसकी विशेषता लिखनी होती है। यहाँ पे अपने को लड़की के लिए चाहिए तो जैन गर्ल। हाँ, उसके बाद एज कितनी है लड़की की, 26 है, हाइट 160 सेंटीमीटर है, डिग्री क्या है, एमए इन इंग्लिश विथ बीएड, ए ट्रेंड गवर्नमेंट टीचर इन कोटा, यानी ये लड़की की विशेषता है। और अगर ये लड़की की विशेषता है तो लड़कों सावधान हो जाओ, आपका सिलेक्शन बहुत ही रेयर कंडीशन में होने वाला है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे आपको लड़की से ऊपर का पद होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर है तो आपको गवर्नमेंट में उस टीचर से ऊपर का पद चाहिएगा तो ही आपका सिलेक्शन है, अन्यथा सिलेक्शन नहीं है ना। एक बात होती है, कहते हैं कि सिलेक्शन, जो सिलेक्शन होता है ना जीवन का, वो अगर 30 से पहले हो जाता है, 30 से पहले हो जाता है तो ये मान के चलो आपका जीवन सफल है, अन्यथा 30 के बाद में आपके साथ बहुत बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो सिलेक्शन पाना जरूरी है रे। हाँ, फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अच्छा, इसके फादर की बात देखो, लड़की का फादर रिटायर्ड ऑफिसर। अब यहाँ से इतना आप लोगों ने अपने लड़की के बारे में लिख दिया। अब क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर ए हैंडसम छोरा चाहिए भाई, एजुकेटेड बॉय फ्रॉम स्टेटस फैमिली, और परिवार का स्टेटस भी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुंदर सलोना। हाँ, एज कितनी होनी चाहिए, एज बिटवीन 26 to 30, यानी 26 से 30 साल का लड़का चलेगा रे। प्योरली वेज होना चाहिए भाई, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। ओविंग सेल्फ बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब इन एनी डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब है बिजनेस होना जरूरी है,
या गवर्नमेंट जॉब होनी जरूरी है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। नो कास्ट बार नहीं है अपने पास। विद राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा विथ रिसेंट फोटोग्राफ कॉन्टेक्ट मिस्टर एम के जैन, मुरली विहार नगर, जयपुर, और ये आपके नंबर हो जाते हैं। तो ये आपके पास हो गई ग्रूम वांटेड की। अब आपके आगे ब्राइड वांटेड। तो पहले आप अपने लड़के की विशेषता लिखो और आपको क्या चाहिए वो लड़की की विशेषता नीचे चेंज कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है और ये कर सकते हो भाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका रिपोर्ट से और पैराग्राफ से संबंधित होने वाला है। अब रिपोर्ट और पैराग्राफ की बात करें तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है जो पैराग्राफ है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो उसमें बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी एनुअल फंक्शन हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, है ना, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, आपको केवल उसका नेम चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई? केवल नाम चेंज करना है। इतना सा काम कर दोगे तो आपका फंक्शन से संबंधित पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब रिपोर्ट लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। किसका नाम? बाई क्या है? सुहान स्टूडेंट रिपोर्टर। ये आप अपना नाम लिखोगे। किस पे लिख रहे हो? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे लिख रहे हो। तो इसका क्या हो रहा है, ये बीच बीच में हो जाता है। हाँ, तो इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। देखो, रिपोर्ट लिखने के लिए आपको स्थान का नाम और दिनांक लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा भाई कब हुई घटना, है ना। तो देखो, जयपुर जनवरी 19th 2026 द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर यस्टरडे। जयपुर का नाम लिख दिया है, आप कहीं का भी लिख सकते हो। यानी कल अपने पास जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। और इस घटनाक्रम के, इस फंक्शन के मुख्य अतिथि कौन थे? जिला कलेक्टर थे। द प्रोग्राम बिगेन एट 10 AM विथ द लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड द सरस्वती वंदना। अगर मैं बात करूं तो कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपके पास सरस्वती माता को दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट्स एंड प्रेजेंटेड द स्कूल्स एनुअल रिपोर्ट। अपने पास प्रिंसिपल ने क्या है भाई? सबका धन्यवाद ज्ञापन किया और स्वागत किया, और उसके बाद में क्या है? अपने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स इन द एकेडमिक्स। सबसे पहले तो उन्होंने बताया एकेडमिक्स यानी जो अपने पास शिक्षा में है, जो उन्नति की है, जो रिजल्ट प्राप्त किए हैं उनके बारे में, उपलब्धियों के बारे में। एंड स्पोर्ट्स, उसके बाद खेल के बारे में। फॉलोइंग दिस, इसके बाद में ए वाइब्रेंट कल्चरल प्रोग्राम फीचरिंग फोल्क डांसेज एंड द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वाज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, कल्चरल कार्यक्रम है जिसमें देशभक्ति गाने हैं, देशभक्ति है वो दिखाई गई भी। द चीफ गेस्ट देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। उसके बाद में मुख्य अतिथि ने मेरिटोरियस यानी मेरिट में आने वाले बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हु एक्सेल्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज। जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में तो रिजल्ट दिया ही है, साथ ही अपने पास क्या है, जो अन्य एक्टिविटीज है उनमें भी प्रतिभाएं दिखाई है उन्होंने। इसके बाद इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में चीफ गेस्ट ने ही इनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड रिमेन डिसिप्लिन्ड। और चीफ गेस्ट ने यह भी बताया कि बच्चों को ना कठिन मेहनत करनी चाहिए और रिमेन डिसिप्लिन्ड, अनुशासन में रहना चाहिए। The event concluded with a vote of thank by the vice principal। और बात करें अपने पास तो अपने पास concluded, इसका निष्कर्ष वो वाइस प्रिंसिपल के द्वारा लिया गया धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद। फॉलोड बाय द नेशनल एंथम, और बाद में अपने पास राष्ट्रगान किया गया। और इट वॉज अ डे ऑफ प्राइड एंड जॉय फॉर एवरीवन। और ये जो दिन था वो हर किसी के लिए आनंददायक था, गर्व का दिन था, ये हमने आनंदित रूप से मनाया। यानी कहने का मतलब है, अब इसमें अगर आपके पास आ जाए कि गांधी जयंती सेलिब्रेटेड कैसे की, एनुअल फंक्शन आ गया, इसके अलावा रिपब्लिक डे आ गया, इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे आ गया, इसके अलावा कुछ और आ गया, फला आ गया, ढिमका आ गया, तो बस केवल उसका फला ढिमका का नाम ही चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। इसके बाद में बात करें आगे तो आगे आएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके अथवा में और बता देते हैं। अथवा में बात करें तो एक पैराग्राफ है, राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक नीड ऑफ बैनिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पर आपको बैनिंग करते हुए यानी अपने पास बाल श्रम पर प्रतिषेध
का निषेध का एक क्या है पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ देखो लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का पैराग्राफ आ जाए आप बनाना सीखो, मैं कह रहा हूँ गारंटेड है। मैं आप लोगों को सिखाता अभी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, तो चिंता मत करो, जो मैं बता रहा हूँ उनको रट लो, उनमें से आने वाला है। देखो सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे नीड ऑफ बैनिंग चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को निषेध करने की आवश्यकताएं क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। अपने पास थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, चलो। हाँ, चाइल्ड लेबर इज अ सीरियस सोशल इविल दैट रोब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, यानी कहने का मतलब चाइल्ड लेबर है वो एक गंभीर सोशल बुराई है, सामाजिक बुराई है, जो हमारे बच्चों का बचपन छीन रही है, लूट रही है। भाई सही बात है। पोटेंशियल एंड डिग्निटी, उनके पास उनका जो यानी कहने का मतलब पोटेंशियल यानी सशक्तिकरण, जो शक्तियां हैं वो छीन रही है, डिग्निटी उनका सम्मान है वो छीन रही है। भाई इसके बाद इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क दैट डिप्राइव्स देम टू ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन, यानी ये जो इट का मतलब यहाँ से चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। ये जो चाइल्ड लेबर है इसको किसको कहते हैं, इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट, ये उस व्यवसाय को कहते हैं ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों से करवाया जाता है, इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में, दैट डिप्राइव्स देम, जो कि उनको वंचित कर देता है, ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन, जो उन्हें उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देता है, एंड हार्म्स देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से। द मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, और इसका मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक गरीबी और इलिटरेसी, यानी जिसको अपन कहते हैं अनपढ़ता, जिसको अपन कहते हैं अशिक्षित, जिसको कहते हैं अशिक्षा। हाँ, इनोसेंट चिल्ड्रन आर ऑफन फोर्स्ड टू वर्क इन द हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक किल्न्स, कारपेट वेविंग और क्रैकर फैक्ट्रीज, यानी कहने का मतलब है अपने पास इनोसेंट चिल्ड्रन, जो बेचारे भोले भाले बच्चे होते हैं, उनको धकेल दिया जाता है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज लाइक, जैसे उद्योग धंधे किसके होते हैं, ब्रिक किल्न्स का मतलब होता है ईंट भट्टों में। इसके अलावा बात करें कारपेट वीविंग, यानी जो अपनी बुनाई होती है कारपेट की, उसमें बैठा देते हैं, और क्रैकर फैक्ट्रीज, और जो पटाखे की फैक्ट्री होती है वहां पे काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं भोले भाले बच्चों को। इसके बाद बैनिंग चाइल्ड लेबर इज इसेंशियल बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, और चाइल्ड लेबर बहुत ही आवश्यक है बैन होना, क्योंकि बच्चे अपने किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इफ दे आर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, अगर उनको स्कूल जाने के बजाय काम में धकेल दिया जाता है, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी विल नेवर एंड, तो अपने पास जो गरीबी का चक्र है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, और हमारा संविधान भी चाइल्ड लेबर को क्या है, प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है, अंडर आर्टिकल 24, और यह आर्टिकल अनुच्छेद 24 के तहत कही गई बात है। एंड द राइट टू एजुकेशन, और जो शिक्षा का अधिकार है वो भी है इसी में, आरटीई जिसको कहते हैं, मेक्स स्कूलिंग कंपलसरी फॉर ऑल, जो कि अपने पास स्कूलिंग है सभी के लिए कंपलसरी कर देता है, अनिवार्य कर देता है। इसके बाद वी मस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स लॉ एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पेरेंट्स टू इंश्योर एवरी चाइल्ड गेट्स अ पेन इंस्टेड ऑफ अ टूल, यानी कहने का मतलब है हमें अवश्य जोर देना चाहिए, स्ट्रिक्टली कठिन मतलब कठोरता से अपने कानून की पालना करनी चाहिए, और हमें माता पिता में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि बच्चे के हाथ में पेन अच्छा लगता है, जो अपने पास टूल्स जो होते हैं, औजार जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। ओनली देन कैन आवर कंट्री ट्रूली प्रोग्रेस, तब ही हमारा देश है वो सच्चे रूप से उन्नति कर सकता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है, नीड ऑफ बैनिंग चाइल्ड लेबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अटेम्प्ट एनी वन, यानी किसी एक को चुनना है, और 5 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके पास लेटर से संबंधित होने वाला है। तो लेटर की बात करें तो देखो आज की इस क्लास में मैंने दोनों शायद बिजनेस से बनाए हैं, एक जॉब लेटर आएगा, मैंने पीछे के दोनों क्लास में जॉब लेटर समझा दिया है, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें आज का कौन सा प्रश्न है सर, तो आज का प्रश्न है क्या है, राइट लेटर टू मेसर्स शांति कंप्यूटर सीकर कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर्स रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू योर ऑर्डर, साइन एज द रमेश 18th गणपति नगर नवलगढ़, आप नवलगढ़ के निवासी हो, गणपति नगर के रहने वाले हो, और आपने कंप्यूटर का ऑर्डर दिया था, सीकर से दिया था, खराब भेज दिए हैं, बस कंप्लेंट करनी है या चेंज करवाना है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था चाहे लेटर आपके पास क्या है, किसी भी तरीके का हो, चाहे ऑफिशियल हो चाहे बिजनेस हो, सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखा जाता है।
अगर खुद के एड्रेस की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 18th गणपति नगर नवलगढ़ दिया हुआ है। तो यही एड्रेस अपन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 18th गणपति नगर नवलगढ़ दिया है। इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है, तो 20 अप्रैल 2026 अप्रैल में पहुंच गए हो सर आप तो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिनांक आप अपनी एग्जाम की लगा देना। इसके बाद में आपको ये अपना एड्रेस हो गया, डेट हो गई, इसके नीचे आपको लिखना है अगले का एड्रेस। तो मेसर्स शांति कंप्यूटर्स ये हो जाता है, कहाँ पे है ये सीकर में है। अब ये आप दोनों का एड्रेस हो जाता है, तो इसके बाद में अपन लिखेंगे सब्जेक्ट की बात करें तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स, अपने सीधे कंप्लेंट करनी है या ऐसे लिख दो कंप्लेंट अगेंस्ट कर देंगे, अगेंस्ट और क्या है पुअर क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्कुल ये कर देंगे, या रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर कर देंगे, एक ही बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अब बात करें इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये हो गया, दो चीजें हो गई आपके पास, तीन चीजें हो गई हैं भाई। तीन चीजों के नीचे आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। तो डियर सर लिखेंगे प्यारे श्रीमान जी, क्या है, आई एम constrained to express my resentment at the poor quality of computer supplied by you, यानी मैं आप चिंतित भाव से कह रहा हूं कि जो कंप्यूटर आपने भेजे हैं वो थोड़े पुअर क्वालिटी के हैं। वी रिसीव्ड द कंसाइनमेंट ऑन द 15th, अपने डेट क्या लिखे ऊपर, चलो कोई बात नहीं, डेट देख लेंगे। हमें आपका जो ऑर्डर वो 15 तारीख को मिला। ऑन एग्जामिनेशन, जब हमने जांच करी, वी नोटिस दैट द फॉलोइंग डिफेक्ट इन द कंप्यूटर्स सप्लाइड बाय यू, तो हमारे पास जो नीचे लिखे हैं वो डिफेक्टिव जो क्या है कंप्यूटर सप्लाइड बाय यू डिफेक्ट, हाँ कुछ कमियां हैं वो ये मिली है, हमें क्या मिली है वो मैं बता देता हूँ। अब ये तो आ गया, चलो पहले बता देता हूँ। द ऑर्डर वाज फॉर पेंटियम 4 कंप्यूटर्स, यू सप्लाइड पेंटियम 3 ग्रेडेड कंप्यूटर्स, यानी हमने पेंटियम 4 कंप्यूटर के जनरेशन है उसके मंगवाए थे, आपने 3 के भेज दिए। द प्राइस डिफरेंस ऑफ द 2 ग्रेड्स इज क्वाइट सब्सटेंशियल, अंतर दोनों की कीमत में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात करें तो दूसरा दिया है द स्क्रीन्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, स्क्रीन भी बढ़िया नहीं है। इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द रिक्रूड LG स्क्रीन्स, यू हैव सप्लाइड स्क्रीन्स ऑफ सम लोकल कंपनी, आपने लोकल कंपनी के अप्लाई कर दिए हैं। तीसरा है द प्रिंटर ऑफ वन ऑफ द कंप्यूटर्स इज डिफेक्टिव, और एक कंप्यूटर भी प्रिंटर भी है वो भी डिफेक्टिव है। शांति कंप्यूटर्स enjoy a great prestige and the goodwill in the computer market. I hope it was not done deliberately. The defective computers must be replaced at the earliest by those of the upgraded quality and technology. I hope that you will not force me to knock the doors of the consumers court for redress. Hoping to hear favorable from you soon. और उसके बाद yours faithfully, आपका नाम हो जाएगा बढ़िया लेटर से, है ना, भाषा बहुत ही शानदार है सर आपकी। चलो अब मैं बता देता हूँ, ये मान के चलो मैंने तो यहाँ पे करवा दिया है कि कंप्यूटर से संबंधित है। आप क्या आ गया, लैपटॉप मंगवाया आप लोगों ने, लैपटॉप में खराबी आ गई तो फिर आपको चेंज करना है, कुछ एक चेंज होंगे, बाकी सेम ऐसा कैसा लिखना है, ये देखो ये तो आप सेम लिख सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे करना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी आपका लेटर बिल्कुल शानदार हो जाएगा। किसी भी टेक्नोलॉजी वस्तु के बारे में, जैसे लैपटॉप है, इसके अलावा कंप्यूटर है, इसके अलावा मोबाइल है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, आईपॉड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब अपने पास क्या है, जो सेक्शन बी है वो तो हो जाता है कंप्लीट, और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी है, अरे 10 नंबर आने वाला है भाई, है ना, यहाँ पे पता नहीं कैसे हो जाता है रे। हाँ सेक्शन सी है, मैं बता देता हूँ 10 अंक का आने वाला है, तो 10 अंक के पढ़ लेंगे, चिंता मत करो रे। अब मैंने क्या किया है कि जो सेक्शन सी में 6 नंबर का क्वेश्चन है वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित है। इसमें 3 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना ले रहे हैं, इसलिए मैंने आएंगे 3 ही, लेकिन मिलने वाले हैं मेरे क्वेश्चन, ये ध्यान में रख लेना, इसीलिए मैं तो एक्स्ट्रा बनाता हूँ ना। हाँ अब बात करें, जो इसमें 6 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, और 3 आपको करने हैं, मतलब 3 आएंगे। द थीव्स मैनेज टू डेस द ज्वेलरी शॉप डिस्पाइट द हाई टेक अलार्म सिस्टम। अब इसमें आपके पास क्या, थीव्स का मतलब चोर होता है, मैनेज का मतलब उन्होंने व्यवस्थित कर लिया, टू डेस द ज्वेलरी शॉप आभूषण की दुकान में
डिस्पाइट द हाई टेक अलार्म सिस्टम, यानी बहुत ही भयंकर वाला हाई टेक अलार्म भी था, लेकिन फिर भी चोर क्या है, दुकान में घुस गए। और घुसने से मैंने बताया, याद आया सर, आपने बताया था ब्रेक इनटू होता है, ब्रेक आउट क्या होता है सर फिर? हाँ, पहले बात करते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी घर में घुस जाना चोरी छुपके से, ये होता है। किसी दुकान में घुस जाना है ना, किसी के यहाँ जबरदस्ती घुस जाना होता है, वो ब्रेक इनटू होता है। अब यहाँ पे अपने पास टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ब्रेक इनटू ये थोड़ा अलग मैटर है भाई, मैं बता देता हूँ, ब्रेक इनटू इसमें हो जाएगा। तो फिर सर ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक छिड़ जाना, अचानक फैल जाना या छिड़ जाना होता है ना। छिड़ जाना, कौन सा छिड़ जाना सर? अरे अलग बात है वो, उसमें मत चले जाना। ब्रेकआउट का मतलब छिड़ जाना, जैसे आग का अचानक लग जाना होता है, कोई बीमारी फैल जाती है, उसके लिए ब्रेकआउट होता है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखना। दूसरा है द पब्लिशर इज प्लानिंग टू डेज ए रिवाइज्ड एडिशन ऑफ द टेक्स्ट बुक नेक्स्ट मंथ, यानी आप समझ गए कि पब्लिशर है क्या करेगा, किताब छापेगा, प्रकाशित करेगा। तो प्रकाशित करेगा ब्रिंग आउट और ब्रिंग अबाउट, दोनों में बताओ। तो ब्रिंग आउट होगा, इसका मतलब होता है कुछ नई पुस्तक का प्रसंस्करण जो होता है उसको प्रकाशित करना होता है, तो ब्रिंग आउट होता है। सर ब्रिंग अबाउट क्या होता है? तो फिर ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ मतलब कुछ याद हो गए, कुछ बेहोश हो गया, उसके बाद होश में आ जाना होता है, इर्द गिर्द घूमना होता है, वो होता है। तो ये हो जाएगा, तो इसमें ब्रिंग अबाउट कर लेना भाई। नंबर 3 की वाइल क्लीनिंग द एटिक, यानी प्राचीन वस्तुओं को मतलब एंटिक चीज को साफ करते हुए। आई डेस एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की फोटो सामने आई, यानी मैं कुछ घर का काम कर रहा था, अचानक मेरे सामने कुछ बढ़िया सी चीज आ गई। तो इसका मतलब अचानक आने का मतलब है, अचानक आप मेले में जा रहे हो कहीं पे, तो पुराना भाईला दिख रहा हो, ये भाईला आ गया, तो वो होता है अचानक मिलना। और अचानक मिलने के लिए कम अक्रॉस, हाँ केम अक्रॉस, इसमें केम अक्रॉस क्यों दिया भाई? हाँ केम थ्रू, ये दोनों बता देता हूं मैं। क्या होता है केम अक्रॉस क्यों दिया है? क्योंकि आपके पास वाइल से जुड़ा है, पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे ये वैसे होता है कम अक्रॉस, है ना, कम अक्रॉस होता है। इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। देखो ये जो वर्ब होती है ना, ये टेंस पे डिपेंड करती है। तो इसमें इसने क्या है, अपने पास क्या, वाइल क्लीनिंग द एटिक, वो साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने उसके दादाजी की फोटो आ गई। दोनों पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो अर्थ आना चाहिए। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, तो यहाँ पे केम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई है, ठीक है, ये बात समझ लेना। केम थ्रू का मतलब होता है के बीच से आना, है ना, के मतलब किसी चीज को समझना, वो होता है। इसके बाद में बात करें, इट टुक हर सेवरल मंथ्स टू डेस द शॉक ऑफ द हर पेट्स सडन डिमाइस, यानी कहने का मतलब है किसी की मृत्यु से, दुख से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, समय लगा भाई। हर पेट्स सडन डिमाइस, हर पेट पेट मतलब पालतू, सडन यानी अचानक, और डिमाइस यानी मर जाना, खो जाना, चले जाना। तो गेट ओवर और गेट अलोंग, चलो इन दोनों में बात बता देते हैं। किसी सदमे से बाहर आने के लिए गेट ओवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गेट ओवर का प्रयोग होता है। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गेट ओवर कर दिया मैंने। तो सर गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ बने रहना होता है, किसी के साथ चलता रहना होता है। भाई अपने पास मिनिमम इनकम के साथ वो चल रहा है, किसी साथी के साथ चल रहा है, तो गेट अलोंग का मतलब यही होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आई कैन नॉट डेस हिज रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर, आई एम लिविंग। पुट अप विथ और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे अपने पास पुट अप विथ का मतलब होता है सहन, तो मैं क्या कर नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हिज रूड बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है, तो व्यवहार सहन नहीं कर सकता, तो पुट अप विथ होता है, ये होता है सहन करना। क्या होता है भाई? ये सहन करना होता है। सर पुट ऑफ क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप किसी मीटिंग में जा रहे थे और मीटिंग में जाते जाते क्या है, कॉल आ गया बॉस का कि अरे आज की मीटिंग को तो हमने पुट ऑफ कर दिया है। आप समझ गए? यानी किसी काम को बीच में रोक देना, स्थगित कर देना, पुट ऑफ होता है। तो ये होता है स्थगित करना, ये ध्यान में रह जाएगा। इसके बाद में है ही अप्लाइड फॉर द जॉब, उसने अप्लाई किया भाई जॉब के लिए, बट द कंपनी, लेकिन कंपनी है भाई कुछ भी कर सकती है, हिज एप्लीकेशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण क्या है, एप्लीकेशन अप्लाई, अरे आप आए किसी स्कूल में गए, आपने अपना रिज्यूमे दिया और कहा कि भाई मैं जॉब करना चाहता हूं, लेकिन उसने नकार दिया, नकारना मतलब टर्न डाउन, तो इसमें हाँ ये रहा टर्न डाउन। और टर्न ऑफ का मतलब आप सभी जानते हो भाई,
लाइट वगैरह जो बंद करते हैं उसको टर्न ऑफ कहते हैं। यहाँ पे दोनों की सेकंड फॉर्म है। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना और इसका मतलब होता है बंद करना। तो ये 6 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए शानदार बनाए हैं। क्वेश्चंस बहुत तगड़े हैं रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या है? चूज द करेक्ट कंजक्शन। 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स के आने वाले हैं कंजक्शंस के क्वेश्चंस। कंजक्शंस की क्लास अपलोड हो चुकी है, 3 क्लास है। अगर आपको समय मिले तो देख लेना, नहीं अपने पेपर काफी है। देखो, सी कुड डेस रीड नॉर स्पीक इंग्लिश ईदर एंड नीदर, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो ईदर और नीदर बिल्कुल आता है, 2 चीजों के लिए आता है। लेकिन अगर आपके पास बाद में देखना, यहाँ पे अगर नोर का प्रयोग हो रखा है तो नोर के साथ हमेशा नीदर आएगा। क्या आएगा? नीदर। और अगर यहाँ पे और होता तो अपन ईदर कर देते। बस इतना ही काम है। इसके बाद नरेश इज गोइंग डेस टू जयपुर टू जोधपुर, ईदर और टू और टू हमेशा नेगेटिव भाव के लिए होता है। अत्यधिक कुछ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता वहां पे। लेकिन अपने पास क्या है, वो जा रहा है 2 में से, या तो जयपुर जा रहा है या जोधपुर जा रहा है, तो ईदर और का प्रयोग होगा यहाँ पे तो कर देंगे ईदर और वहां पे कर देंगे और। इतना ही काम करना है। इसके बाद द ट्री इज डेस हाई फॉर मी डेस क्लाइमेट टू और सो और दैट। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने। अगर आपके पास ये वाक्य इस तरीके से होता, चलो मैं लिख के बताता हूं। द ट्री इज डेस हाई फॉर मी अपने पास। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हाँ, आई कैन नॉट क्लाइंब। इतना सा वाक्य कर दिया मैंने। और अब यहां पे देख लो, अगर वाक्य ऐसे होता और यहां पे दे दिया और इसके बाद में आपके पास पूरा वाक्य लिखा होता है, तो आपको इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? तो यहां पे सो और दैट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है और बिल्कुल यहां पे केवल वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गारंटीड है उसमें टू और टू का प्रयोग होगा। टू और दोनों का अर्थ सेम होता है। यही तो बात मैंने समझाई अपनी क्लास में। वहां पे देख लेना भाई, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो 8 का जो वाक्य है वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि आप लोगों के पास कंबाइंड सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड जैसा निर्देश दिए वैसे जोड़ेंगे रहे, आप चिंता मत करो। द रेन वाज इनक्रेडिबली हैवी, नॉट अ सिंगल सोल डेयर्ड टू स्टेप आउट ऑन द स्ट्रीट्स। यानी कहने का मतलब जो बारिश बहुत ही भारी है, अत्यधिक है, एक सिंगल आत्मा भी बाहर कदम नहीं रख रही है, कुछ नहीं है। सच दैट से जोड़ना है और सच दैट का प्रयोग मैंने बहुत ही आसानी से समझाया था। क्या समझाया था? अगर जिन कंजक्शन के बीच में स्थान होता है और सच दैट है, सो दैट है, टू है, उनके बीच में हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब रखा जाता है जो पहले वाले वाक्य में है। तो पहले वाले वाक्य में क्या है? हैवी है। क्या है? हैवी। तो अपने पास ये जो इनक्रेडिबली है, ये वेरी है, इनको तो हटा देते हैं। अगर यहाँ पे वेरी होता तो भी हटा देते, इनक्रेडिबली को भी अपन हटा देंगे। बस हैवी को अपन इसके बीच में लिखेंगे। अगर हैवी इनके बीच में लिखना है तो इसका मतलब वाक्य यहाँ तक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? रेन वॉज और उसके बाद में सच। अब ये जो सच है ना, ये इनक्रेडिबली और वेरी की भूमिका निभा देता है। तो यहाँ पे अपन बस हैवी कर देंगे। ये मैंने हैवी कर दिया। इसके बाद में आपके पास क्या आ गया? दैट आ गया। और दैट के बाद में बाद वाला वाक्य कंप्लीट आ जाएगा यहां से लेके। बस इतना सा काम करना है और सच दैट से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। कोई गलत नहीं कर सकता। मेरे पास आ जाना, गलत करे, ऐसे कैसे कर देगा, मैं पढ़ा रहा हूं। He is extremely arrogant. He will not listen to anyone's advice. True और true से वाक्य जोड़ना है। कैसे करेंगे? सेम यही तरीका अपनाएंगे, लेकिन टू और टू में अपने को क्या करना है? बाद वाले वाक्य की केवल वर्ब लिखेंगे। मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। तो एक्सट्रीमली को तो अपन हटा देंगे। एक्सट्रीमली अत्यधिक भाव के लिए आपके पास टू आ जाता है, तो इसको तो अपन हटा देंगे। यहां पे वेरी होता तो भी मैं इसको हटा देता, तो क्या हो जाएगा? ही इज और ट्रू, ये मैंने हटा दिया। एरोगेंट एडजेक्टिव है, तो मैं यहां पे देखो उस खालिस्तान में क्या है, ये एरोगेंट लिख देता हूं। ये मैंने एरोगेंट कर दिया और यहां पे वन टू। अब अपने पास इसमें एक थोड़ी सी समस्या आ गई। इससे टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लिसन ये रही। लेकिन इसमें अपने पास क्या हुआ है, तो फिर आप सोचोगे सर ये नोट कैसे नहीं लिखा? इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको वर्ब लिखनी है और वर्ब के बाद का सारा मैटर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? लिसन टू एनीवन्स एडवाइस। बस इतना सा काम करना है।
ये मैंने अपनी क्लास में भी समझाया है बहुत ही शानदार तरीके से। बिल्कुल इसके स्थान पे सच दैट का प्रयोग कैसे होता है, सो दैट का प्रयोग कैसे होता है, सो दैट के स्थान पे इसका कैसे प्रयोग होता है, वो सारी बातें अपने क्लास में कर चुके हैं, तो वहां देख लेना। तो बाकी हो जाएगा, ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एनीवन्स एडवाइस। अब इसका अर्थ समझा देता हूं मैं क्या होता है। देखो वो बहुत ही एरोगेंट है, किसी की बात सुनने के लिए इसका मतलब नहीं सुनेगा, और यही बात इसकी बात आ रही, इसका अर्थ आ रहा है। तो ये बात आप थोड़े से वहां पे भी समझ लेना भाई, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं करे, समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। कंडीशनल वर्ब भरनी है, कंडीशनल वर्ब भरेंगे तो कंडीशनल की क्लास हो चुकी है, बहुत ही शानदार है। और मैंने अपने तीनों पेपर में आपको तीनों कंडीशंस के एग्जांपल समझा दिए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इफ आई डैश विन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये कंडीशन कौन सी है, कंडीशन नंबर 2 है, जिसको मैं क्लोज्ड कंडीशन कहता हूं, जिसको मैं इम्पॉसिबल कंडीशन कहता हूं। कहीं पे कुछ भी कहें, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, हाँ शाश्वत सत्य है। चलो देखते हैं, आई वुड। अब अगर आपके पास एक वाक्य इफ वाला अधूरा है तो बाद वाला वाक्य पूरा होगा, ये बात समझा रहा हूं। और अगर बाद वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर टेंस नहीं आते हैं तो क्लास अपलोड हो चुकी है, बहुत ही शानदार, देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। अनलेस इट डेस रेन वी विल गो फॉर ए पिकनिक टुमारो। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाएगी सर, ये अनलेस भी कंडीशन में आता है, बिल्कुल आता है, मैंने क्लास में समझाया है। तो क्या करना है, अनलेस इट रेन वी विल गो फॉर ए पिकनिक। तो बस छोटी सी बात है, आपको अनलेस वाक्य यानी इफ वाला वाक्य अधूरा दे रखा है तो बाद वाला पूरा होगा। और अगर बाद वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशनल सेंटेंस यानी जिसको अपन कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज यानी इफ वाला वाक्य, जिसको मैं मोस्टली कह देता हूं जिससे बच्चे कंफ्यूजन में नहीं आए, तो इफ वाला जो वाक्य है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। इसमें एस क्यों लगेगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस लग जाएगा। बस इतनी सी बात है, बाकी आप समझ लेना, कर सकते हो, ये बहुत ही सरल है। अब सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपके पास 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सीन पैराग्राफ होने वाला है। अब ये सीन पैराग्राफ की बात करें तो कौन सा होता है, आपकी टेक्स्ट बुक से होने वाला है, अपने पास किससे, फ्लेमिंगो से होने वाला है। तो फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स के पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं भाई, समय मिले तो उनको भी देख लेना। फिलहाल ये अपने पास क्या है, किससे है, इंडिको से लिया गया है। कौन सा है, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, यानी कहने का मतलब ये मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है भाई। तो आपको क्या है, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, ये पहले आएंगे ये बाद में आएंगे, रहे कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, तो 3 शो टाइप है और 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ये कर लेना भाई, आप लोग पेपर डाउनलोड कर लिया है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अर्थ समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास फ्लेमिंगो से होने वाला, 60 शब्दों में उत्तर देना है, 3 अंक का होने वाला है। देखो, हाउ डिड एम हेमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो पढ़ाया था तो एम हेमल किस प्रकार से अलग दिखाई दिए भाई, तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था मैंने। तो देखो, एम हेमल वाज ए वेरी डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर था भाई। ही वाज ए मैन ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ही केप्ट ए टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ऑन द लास्ट डे ही केम आउट वेयरिंग ए फाइन ड्रेस दैट हाउस्ड नहीं है भाई, ये हेड टू है भाई। और ये क्वेश्चन अपना रिवाइज हो गया भाई, ये क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है, कोई बात नहीं, लास्ट वाले पेपर में समझा दिया था मैंने, शायद हो जाता है रिवाइज कभी कभी। हाँ, टू वियर एन स्पेशल ओकेजन ऑन द लास्ट डे he addressed everyone present in the class, my children, this is the last lesson of French. He was looking very sad to see order which came from Berlin. The order imposed a ban on the teaching of French on the last day. He explained everything in detail with utmost dedication. It seemed as if he wanted to teach them everything in just one stroke. He was very polite and emotional on the last day. ये भाई आप देख लेना, इसमें मैंने लास्ट वाले पेपर में करवा दिया था ये क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्या है, चलो ये बताते हैं। हाउ डिड गांधी हेल्प द पुअर इन चंपारण टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम फियर, व्हाट मेड इंडिको शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर। चलो अपने पास ये बात करते हैं इस बारे में, वो तो क्वेश्चन देख लेना भाई, है ना, वो करवाया हुआ मेरा, तो कोई बात नहीं, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखो, गांधी केम टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम देयर। गांधी जी चंपारण में आए थे, जो जमींदारों का, लैंडलॉर्ड्स का जो अत्याचार चल रहा था वहाँ पे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आए।
मोस्ट ऑफ द लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी कहने का मतलब है ज़्यादातर जो ज़मीनें थी वहाँ की वो जागीरों में डिवाइडेड थी, बांटी गई थी, और उन पे मालिकाना हक था अंग्रेजों का, इंग्लिशमैन का। दे वर वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो, और वो जो जागीरें थी उन पे भारतीय किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। वो वहाँ पे क्या करते थे, उनकी खेती करते थे इंडिगो की। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू, यहाँ पे ये नहीं है भाई, है ना, टू, यहाँ पे भी नहीं है, टू पे यहाँ पे 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, यानी वो जो उनको मजबूर कर देते थे उनका 15% ऑफ द इंडिगो देने के लिए, यानी करने का मतलब है वो सारी अपने पास से छीन लेते थे। दे सरेंडर्ड द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी सारी जो है ना, यानी 15% तो उनको दे देते थे किसानों को, और बाकी सारी जो हार्वेस्ट है वो किराए के तौर पे ले लेते थे। कौन? वो जमींदार जो थे, जमीन जिनकी होती थी। इसके बाद में बात करें तो क्या है, एट दिस डूइंग गांधी अराइव्ड इन द चंपारण, और इस समय अपने पास गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं। ए ह्यूज क्राउड वेलकम्ड गांधी जी एट द चंपारण, बहुत ही बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। द कमिश्नर एडवाइज हिम टू लीव द पैलेस, कमिश्नर है उसको अपने पास आदेश देता है छोड़ने के लिए। गांधी डिडंट ओब्लाइज हिम, गांधी ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ही डिसाइडेड टू डिसओबे द ऑर्डर, उसने निश्चय किया गांधी जी ने कि मैं नहीं मानने वाला हूँ। ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट, अगले दिन कोर्ट में बुलाया गया। Thousands of the peasants demonstrated around the court, हजारों किसानों ने कोर्ट के चारों तरफ अपने पास प्रदर्शन किया। It was the beginning of their liberation from the fear of British, और यही उनका ब्रिटिश के खिलाफ जो डर का माहौल था उसमें कमी थी, उसमें आज़ादी आई थी। द केस अगेंस्ट गांधी जी वॉज ड्रॉप्ड, और गांधी जी के खिलाफ जो केस था वो अपने पास उसको मतलब खत्म कर दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी पहली बार विजय हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना, और आपके पास दोनों क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डज टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, ये भी आपके पास फर्स्ट फ्लेमिंगो से होने वाला है। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ एनिस जंग डिस्क्राइब्स 2 स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड, 2 कहानियां बताती है एनिस जंग, चुराए गए बचपन की। मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी लाखों की संख्या में जो भारत के बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर डेज इन स्कूल्स, अपना दिन स्कूल में बिताने के बजाय, एंड प्ले ग्राउंड्स, खेल के मैदानों में बिताने के बजाय, वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन द रेग पिकिंग और द हेजार्ड्स इंडस्ट्रीज, यानी करने का मतलब कचरा बीनने में और भयानक जो खतरनाक जो काम उद्योग है वहाँ पे काम धंधा करने में बिताते हैं। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट टू, हाँ, देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट टू द क्या है, डिमांड्स ऑफ द सर्वाइवल, और उनका जो बचपन है वो उस जीवन की जो अपने पास मांग होती है जिंदा रहने के लिए उसमें खो जाता है। हेंस द टाइटल क्वाइट एप्ट एंड लॉजिकल, बिल्कुल ही योग्य और लॉजिकल तार्किक है। इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, फ्रॉम द क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, अच्छा उसके दिमाग में कहाँ से आता है कि दुनिया के चूहेदानी है और कुछ नहीं है। देखो, वन डे द पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ द रेट ट्रैप्स, एक दिन क्या होता है कि वो रेट ट्रैप अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा होता है। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द एन आइडिया, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया था, याद आ रहा है, हाँ सर आया है। हिज रेट ट्रैप्स रिमाइंडेड हिम ऑफ वन थिंग, और उसकी चूहेदानियों से एक बात उसके दिमाग में आई, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, कि उसके जो चूहेदानियाँ है वो जो दुनिया है बड़ी सी चूहेदानी है। उसके लिए बड़े आगे एग्जांपल्स भी देता है, लेकिन ये अपने प्रश्न 2 नंबर का है तो हम इतना ही करेंगे। अगर ये ज़्यादा होता 3 नंबर का होता तो अपन आगे ही कहानी लिख देते। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो किसके बारे में होने वाला है, वो आपके पास अपने क्या है, एक्सप्लेनेशन के बारे में होने वाला है, पोइट्री सेक्शन होने वाला है। तो इसमें आपके पास 2 पोइट्री मैंने 4 स्टैंजाज पहले करवा दिए, 2 अब हो जाते हैं, 6 स्टैंजाज हो गए हैं भाई। अगर मैं 2 शब्द लिखने हैं और डॉट करते हुए अंत में, यानी उस अपने उसी पंक्ति में ना, आगे मत ले जाना, उसी पंक्ति में लास्ट के 2 शब्द लिख देना। अब आप कहोगे सर आपने तो 4-4 शब्द लिख दिए, तो ये मैं आपको स्टैंजा समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो कि ये स्टैंजा पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। अब आपके पास जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होता है वो मैंने समझा दिया है। सबसे पहले अपन रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या लिखते हैं कि वो स्टैंजा कौन सी कविता से लिया गया, वो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में हम उस कविता का थोड़ा सा सारांश लिख देते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में उस स्टैंजा के बारे में लिखते हैं और उसके नीचे क्रिटिकल नोट लिखते हैं। तो ये मैंने समझा रखा है बहुत ही बढ़िया से, आप देख लेना भाई। तो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, तो रेफरेंस देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय द
फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी एक कविता है, ये स्टंजा है, रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैंने बता दिया क्या लिखा जाएगा, कविता का थोड़ा सा सारांश है। तो क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी एंड विथ द डीपेस्ट सिंपैथी ऑफ एंड ह्यूमैनिटी। द पोइट फील्स द प्लाइट ऑफ द पुअर, स्टैंड्स ऑनर एंड हाउ दे आर वेनली वेटिंग फॉर कस्टमर्स। ये हो जाता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको उस स्टंजा का एक्सप्लेनेशन करना होता है। लिखने का तरीका मैंने समझा रखा है, अपनी वन शॉट क्लास भी अपलोड हो रखी है, देख लेना भाई। The people who are running the roadside stands are vainly waiting for their customers. It is quite childish to entertain such a longing. यानी कहने का मतलब कवि जब ये सोचता है कि इनकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो वो बचपने जैसी इच्छा लगती है। They keep their windows open to wait for their likely customers. When no one turns up, they feel sad. उनको दुख भी होता है भाई, ये आपको सारांश देख लेना है ना। They go on the waiting throughout the day, praying for sound of brakes and sound of stopping cars. Thousands of the selfish car owner pass through the stand. No one requires what price a farmer gets of his produce. One person stop but only to use the yard for baking the car and turning around. Another man comes and asks the way to where it was bound. बस इतना सा काम होता है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। क्रिटिकल नोट में मैंने बहुत ही शानदार क्रिटिकल नोट लिखवा रखा है, आप किसी भी पोइट्री में यूज कर सकते हो। अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ, ये तो देख लो। द पोइट टेल्स द कंडीशन ऑफ द पुअर शॉप इरेक्टेड बाय द पुअर beside the road, और द पोइट यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ द पोएम। ये दोनों मैंने बता दिया। अब ये मान के चलो इस पोइट्री से ये स्टंजा नहीं आया है, ये नहीं आया तो सर तो आपने तो समझाया नहीं। वैसे तो मैंने सब कुछ समझा दिया है, लेकिन आ जाए तो आपके पास तीन चीज़ें जो मैं बता देता हूँ, रेफरेंस सेम होती है, कॉन्टेक्स्ट सेम होती है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है, ये तो लिखना ही लिखना है, और ये आप क्रिटिकल नोट ही भी याद कर लो, तो फिर आपको इतनी सी तो चेंज करनी है। इसमें अगर आप अपनी पोइट्री का स्टंजा भी लिखाते हो ना तो 3 अंक मिल जाते हैं, मैं देता हूँ बच्चों को। अब बात करते हैं इसके अथवा में कौन सा है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, है ना, ब्यूटीफुल ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। ओवर डार्क स्प्रेड्स, आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, जो स्टंजा दिया हो उसके शुरू के 2 शब्द लिखो, डॉट करते हुए अंत में 2 शब्द लिख देना है, और रेफरेंस बिल्कुल वैसे ही है, आपको क्या लिखना है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखी है। तो these beautiful lines have been taken from the poem, famous poem A Thing of Beauty composed by John Keats। बिल्कुल इतना ही करना है। कॉन्टेक्स्ट में अपन उस कविता के बारे में लिख देते हैं। इन दिस स्टंजा नहीं है भाई, इन दिस स्टंजा नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये मैंने अपनी वन शॉट में बता रखा है, वहां पे देख लेना। एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोइट सेज दैट एवरी नेक्स्ट डे वी आर वीविंग ए फ्लावरी wreath ऑफ द टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी प्रत्येक दिन हम माला बुन रहे हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। एवरी डे वी हैव टू फेस अनहेल्थी वेज, हर रोज हमें अनहेल्थी यानी अस्वस्थ रास्ते मिलते हैं, तरीके मिलते हैं, ग्रीफ दुख मिलता है, फेलियर से असफलता मिलती है, और लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारा जीवन बिल्कुल निराशाओं से भरा पड़ा है, सफरिंग्स दुखों से भरा पड़ा है। वी लेक गुड ह्यूमन क्वालिटीज, हमारे अंदर मानवीय जो क्वालिटी है अच्छी उनका भाव है, एंड नोबल नेचर्स, और नोबल नेचर जो अच्छी प्रकृति है, अच्छा व्यवहार है, उसकी कमी है। दीज थिंग्स मेक ओवर लाइफ ग्लूमी, ये जो चीजें हैं हमारा जीवन निराशाजनक बना देती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों के बावजूद, सम ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव द कवर ऑफ द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड गिव अस एवरलास्टिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से इन सभी दुख के भावों को हटा देती है। इसमें अपन सूरज की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं। क्रिटिकल नोट वही है, द पोइट इज द एडमायरर ऑफ नेचर, और द ही यूजेस लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स, ये सारे मैंने सेम बता रखे रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये कैसे होने वाला है, ये आपके पास क्या फॉलोइंग 60 शब्दों में उत्तर देना, पोइट्री से आने वाला है। किससे आने वाला है, पोइट्री से आने वाला है। तो पोइट्री सेक्शन के 60 शब्दों में उत्तर देखो, अपने ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको 3 अंक पूरे मिलने वाले हैं। क्या वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, प्रसन्न यानी माँ जो है किससे लिया गया, माई मदर एट 66 से लिया गया है, और माँ जो है उसका चेहरा चंद्रमा से क्यों तुलना की गई है, हाँ चंद्रमा ही ना, हाँ।
During the extreme winter, the moon appears to be dull and does not reflect its normal glory and the brightness। यानी कहने का मतलब जब सर्दियाँ खूब होती है तो चंद्रमा जो है वो अपनी जो रोशनी होती है वो चमक नहीं दिखाता है। So does the poetess mother who due to old age has lost her glow and sparkle। और जाहिर सी बात है कवियत्री की जो माँ है वो वृद्ध हो चुकी है तो वो अपनी क्या चमक खो चुकी है। इसके बाद में सो डज, हाँ ये सी अपियर्स टू बी डल एंड टू बी लस्टलेस, नहीं है भाई ये लिस्टलेस है, क्या हो जाता है टाइप हो जाता है ऑटोमेटिक में लिस्टलेस दिखाई देती है। इसके बाद इसके अथवा में क्या लिया है, इसके अथवा में लिया है हाउ डू डेनिजन्स एंड सिवलरिक एड टू ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। यानी कहने का मतलब मैं आंट जेनिफर्स टाइगर से लिया गया है। एक तो जो निवासी हैं और एक जो बहादुरी पूर्ण जो टाइगर होते हैं उनमें क्या बताता है, क्या समझ आती है। देखो टाइगर्स लाइक ऑल बीस्ट्स ऑफ द प्रे आर द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी वो जंगल के निवासी है। द लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, और वो मानवीय जो सेटलमेंट होता है झोपड़ियाँ जो होती है घर से होते हैं वहां से दूर रहते हैं। दे आर कॉल्ड सिवलरिक, और उनको बिल्कुल बहादुर माना जाता है, बहादुर दिखाया जाता है। दिस शो द मैजेस्टिक एंड द ऑनरेबल पोजिशन दैट दे ऑक्यूपी इन द वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स, और ये अपने पास मानवीय जो जीवन है उसमें बहादुर दिखाया जाता है। सो द यूज ऑफ द डेनिजन्स एंड द सिवलरिक फॉर टाइगर्स एड टू ओवर अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर एटीट्यूड, और यही हमें क्या उनका एटीट्यूड समझने में मदद करता है। इसके बाद क्वेश्चन 15 में क्या आएगा, पोइट्री से संबंधित है, 2 प्रश्न करने हैं, 2 अंक के हैं। क्या है, विच सैडनेस इज पेब्लो नेरुदा वरीड अबाउट इन दिस पोएम। यानी अपनी पोएम में पेब्लो नेरुदा किस बारे में चिंतित है, लोगों के बारे में चिंतित है, ध्यान ही नहीं देते हैं लोग अपने पे। मैन इन द डिजायर फॉर पर्सनल गेन हैज फॉरगॉटन हिज ओवन इमोशनल नीड्स। यानी कहने का मतलब अपनी भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं इनको भूल गए हैं, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना बना है वाली बात है। कॉन्टिन्यूस माइंडलेस एक्टिविटी एंड वैक्यूम इन द फुलफिलिंग ओवर हिज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स लिव्स मैन सेड। ये बस यहीं पे कंप्लीट और डॉट कर देना भाई। हाँ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने जो सारी भावनात्मक इच्छाएं होती है उनको भूल जाता है, खाली जीवन रहता है और ये मनुष्य को दुखी जीवन में छोड़ देती है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो ये क्या कहता है, हाउ कैन वी से दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। हम कैसे कह सकते हैं एक सुंदर वस्तु है हमेशा के लिए आनंद है, बहुत ही बढ़िया है। देखो जॉन किट्स कंसिडर दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इससे हमें लगातार खुशी और क्या है प्लेजर प्रशंसा मिलती है, आनंद मिलता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी मोमेंट, और इसका जो क्या है लवलीनेस, इसका प्यारापन जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर डिवैल्यूड, नेवर है यहाँ पे, नेवर डिवैल्यूड, कभी भी डिवैल्यूड नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये आपके पास किससे होने वाला है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स, ये आपके पास विस्टस से होने वाला है। तो देखो हाउ डिड मिस्टर लेम्ब ट्राई टू गिव करेज एंड द कॉन्फिडेंस टू डेरी, डेरी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से साहस देते हैं। तो इसमें बात करें तो डेरी हैड ए बर्न्ड फेस, डेरी का एक जला हुआ चेहरा है, हमने पढ़ा है। दिस मेड हिम फील लो हिमसेल्फ, और इससे वो अपने आप को बहुत ही लो समझता है, थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना अंदर अंदर जलने वाला। He avoided meeting people and talking to them, लोगों से भाई मिलता नहीं है, बातें नहीं करता है। But his chance meeting with Mr. Lamb became a turning point in his life, लेकिन मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद में उसका जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। मिस्टर लैम्ब्स वन लेग वाज टिन ऑफ टिन, मिस्टर लेग का एक पैर है वो टिन का था, लोहे का था। बट ही लेड जस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज द ऑल अदर्स डिड, लेकिन वो अपना सामान्य जीवन जीता है जैसे कि लोग जीते हैं। He did not have any inferiority complex, और उसके आंतरिक ज्वलन वाला जो भाव है वो नहीं है। He loved meeting people, वो लोगों से मिलना पसंद करता है। His life became a motivational for dairy and he overcome his inferiority complex, और वो उसका जीवन है डेयरी के लिए प्रेरणादायक बनता है और अपने inferiority complex से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ डिस्क्राइब हाउ जितकला सा tried in the vain to save her hair from being cut, why did she want to save her hair। अच्छा जितकला सा ने कैसे व्यर्थ में प्रयास किया अपने बाल बचाने का, क्यों किया ये भी बताना है। देखो जितकला सा ट्राइड डिस्परेटली टू सेव हर हेयर बिकॉज इन हर कल्चर, उसने बचाने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि उसके कल्चर में उसकी संस्कृति में शॉर्ट हेयर वाज ए साइन ऑफ द कावर्डाइस एंड मॉर्निंग, वो मानती है कि उनकी संस्कृति में कायरता के निशान है छोटे बाल और विलाप करने वाले वो एक अलग मैटर है, वो वहाँ पे समझाया मैंने, देख लेना।
ओनली अनस्किल्ड हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय एनिमी। और जो कायर शासक होते थे, कायर जो अपने पास क्या है योद्धा होते थे, उनको जब दुश्मन पकड़ लेते थे तो उनके बाल छोटे काटते थे। टू स्केप सी क्रेप्ट अपस्टेयर एंड हिड अंडर ए बेड इन द डार्क रूम। और अपने आप को बचाने के लिए वो कमरे में छुप जाती है ऊपर जाकर। व्हेन सी वाज डिस्कवर्ड एंड ड्रैग्ड आउट, जब उसको खोज लिया जाता है और बाहर घसीट कर लाया जाता है, सी रजिस्टर्ड बाय किकिंग एंड स्क्रीमिंग वाइल्डली। वो बहुत ही जोर से किकिंग करती है, पैर मारती है, हाथ चलाती है, चिल्लाती है, लेकिन डिस्पाइट हर स्ट्रगल सी वाज टाइड टू ए चेयर। उसके संघर्ष के बावजूद उसको कुर्सी से बांध दिया जाता है। एंड हर लॉन्ग हेयर वाज कट, और उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं। सी फेल्ट सी हैड लॉस्ट हर आइडेंटिटी एंड फेल्ट लाइक वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रेवन बाय हर्डर। और वो अपने आत्मा खो देती है और वो उन्हीं भेड़ों में एक भेड़ बन जाती है जिनको चरवाहा हाँकता रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये भी विस्टस से आने वाला है। और क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स देना है। तो ये है, व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब के पास डेरी वापस क्यों गया? ये इसलिए गया क्योंकि डेरी इज डिटरमाइंड टू गो बैक टू मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब सेज, वो उसके पास इसलिए गया क्योंकि उसने कहा था, यहाँ पे ही कर देना भाई, ही सेज थिंग्स नोबडी एल्स एवर हैज एवर सेड। जो वो बातें ऐसी करता था जैसे कि कोई और नहीं करता था। मोreover ही वाज प्रोमिस्ड मिस्टर लैम्ब टू कम बैक अगेन। और दूसरा, डेरी ने वादा भी किया था कि मैं वापस आऊंगा। कौन सा रे मैं वापस आऊंगा, ऐसे गाना मत गाने लगना। ही वांट्स टू प्रूव दैट द क्या है, हाँ, ही हैज फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। और उसने वादा भी किया था, वो ये कहता है कि वो अपना वादा पूरा करेगा। हाँ, मिस्टर लैम्ब हैज गिवन हिम ए न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ। मिस्टर लैम्ब ने उसको एक नया जीवन दिया, नया तरीका बताया है जीने का। सो ही इज कमिंग टू मीट हिम अगेन, इसलिए वो वापस आ रहा है उससे मिलने के लिए। मैं आप वापस आऊंगा, नहीं रहे, ऐसे नहीं करना एक बार, है ना, ऐसा नहीं करना एक बार। हाँ, क्या हाउ वाज एट वन दैट टाइम द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हर थ्रोन। अरे एक बार वो बात हुई थी ना अपने, कौन सी, वो राजा है ना अपना शासन खोने की कगार पे आ गया था, कैसे वो एक अंग्रेज अधिकारी को उसने नाराज कर दिया था, तो उसको मनाया कैसे। और कहते हैं ना, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, घर में जाके कुछ हो ही जाता है तो उसकी पत्नी को उसने अंगूठियां भेजी थी, है ना, तो पत्नी मना लेती है भाई। क्या है, एट वन टाइम द महाराजा वाज इन डेंजर ऑफ द लॉजिंग हिज थ्रोन। एक बार राजा अपना जो राज्य था उसको खोने की कगार पे आ गया था। तो क्या है, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है भाई, यहाँ पे ऑफिसर है। ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ देम। यानी उसे भी बड़ा शौक था टाइगर हंटिंग का, लेकिन ही वाज रिफ्यूज्ड परमिशन टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। लेकिन राजा ने मना कर दिया क्योंकि उसको तो 100 टाइगर मारने थे। ही हैड प्रिवेंटेड सच ए हाई रैंकिंग ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब भाई बड़े अधिकारी को रोका है तो इस प्रकार से उसका राज्य खोने की कगार पे आ गया था। तो ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये भी आपके पास विस्टस से होने वाला है। और विस्टस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने वन शॉट क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें देख लेना, सारे क्वेश्चंस वैसे हैं। चार्ली बॉट ओल्ड कॉइन्स वर्थ। अच्छा, चार्ली ने अपने पास कितने रुपए की, कितने डॉलर की पुरानी करेंसी खरीदी थी? याद आया, हाँ सर, वो 300 डॉलर्स की खरीदी थी, जो कि 200 से भी कम हुए थे, लेकिन उसको खुशी थी, हाँ मैं खरीद सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। अच्छा, फर्स्ट डे कवर क्या था भाई? फर्स्ट डे कवर क्या था सर? वो लिफाफा था जो ब्लैंक रखा जाता था। ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। ये है भाई, हाँ ये बाकी, हाँ ये है, क्या है, ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, जिसको लिफाफे में बंद करके रखा जाता था। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड बाय। अच्छा, वो जो अपने पास लकड़ी का टाइगर था कैसे किसके द्वारा बनाया गया था? ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, बहुत ही शानदार, बिल्कुल कलाकार के द्वारा। एन अनस्किल्ड कारपेंटर, यही है भाई, अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा, अकुशल कार्य मतलब इसके कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। द नरेटर वाज अब्रॉड ऑन द शिप नेम्ड। अच्छा, वो अपने पास उस विदेश से गया था उस जहाज में, उस जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था अकेडमिक सोकास्की। क्या नाम था भाई? अकेडमिक सोकास्की नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किसके बारे में है? द यंग प्रिजनर वाज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ फूड रेन आउट। अच्छा, अपने पास वो जो है ना इन द एनिमी वाला चैप्टर है भाई, उसमें उस सोल्जर को, उस अमेरिकन सोल्जर को कितनी, ये कहा गया कि अगर भोजन खत्म हो जाए, रेन आउट का मतलब था खत्म होना, तो लाइट है वो कितनी बार जलानी है? फ्लैश लाइट, तो ट्वाइस आएगा भाई इसमें।
ये रहा, उसने कहा था कि अगर तुम्हारे पास खाना खत्म हो जाए तो 2 बार फ्लैश लाइट जला देना, ये कहा था डॉक्टर सदाओ ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, एनिमी के ऑथर कौन है, पॉल एस बक, बिल्कुल यही है। अच्छा, डेरी डिडंट लाइक पीपल, डेरी लोगों को पसंद नहीं करता था, बीइंग अ फ्रेंडली बीइंग अफ्रेड ऑफ हिम, हाँ वो नहीं चाहता था कि लोग उससे डरे, ये नहीं चाहता था वो, लेकिन लोग डरते थे उससे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या है, द मैन वाज केयरिंग, वो जो अपने पास जितकला सा बामा वाला जो चैप्टर है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स में बामा वाला चैप्टर है, वो जो बुजुर्ग था वो क्या लेके जा रहा था, वो वडाई और ग्रीन बनाना भज्जी लेके जा रहा था, ये होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जितकला सा स्टडीड, अच्छा जितकला जहाँ जिस स्कूल में पढ़ी थी उसका नाम क्या था, कार्लाइल इंडियन स्कूल, कार्लाइल वेस्टर्न स्कूल, कार्लाइल इंडोनेशियन स्कूल, कार्लाइल अमेरिकन स्कूल, तो कौन सी थी वो थी अपने पास कार्लाइल इंडियन स्कूल, ये आपके पास होती है उस स्कूल का नाम। तो अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो हो जाता है, चैप्टर नहीं है अपना जो मॉडल पेपर है नंबर 3 है वो हो गया है कंप्लीट। तो हमने अपनी एक सीडी और पार कर ली है 80 आउट ऑफ 80 के लिए। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट पेपर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।